रुक्मणी जी ने अपनी बहू शिवानी के लिए घर में रानी जैसी व्यवस्था की थी। घर का सब काम नौकरानी संभालती शिवानी को केवल सुंदर कपड़े पहनना, पूजा में बैठना और रिश्तेदारों के सामने मुस्कुराने की जिम्मेदारी दी थी। रुक्मणी जी का कहना था कि बहू अगर अच्छे खानदान की हो तो उससे काम करवाना शोभा नहीं देता। उसकी बस एक ही शर्त थी कि बहू उनकी बात माने और उनके बनाए नियमों में रहे। और शिवानी भी जानती थी कि सास की आंखों का तारा बनने के लिए केवल उनके हिसाब से चलना होगा। इसीलिए वो साड़ी पहनती, पूजा पाठ में हिस्सा लेती और बाहर की दुनिया से अपने को सीमित रखती, मगर घर के भीतर की राजनीति में वो चुपचाप सब कुछ अपनी पकड़ में रखती। रुक्मणी जी का मानना था कि रिश्तेदार तब तक इज्जत करते हैं जब तक जेब भरी हो। बहू अगर धनवान हो तो रिश्तेदारी में कद अपने आप ऊंचा हो जाता है। शिवानी की वजह से उन्हें समाज में इज्जत मिली थी, इसलिए वो कहती कि शिवानी मेरी बहू नहीं, मेरी शान है। अब उन्होंने मन बना लिया था कि अपने छोटे बेटे सुमित के लिए भी वो ऐसी ही बहू लाएंगी, अमीर, सुंदर, संस्कारी और ढेर सारा दहेज लाने वाली। ये सोचते हुए रुक्मणी जी झूले पर बैठे अखबार के पन्ने पलट रही थी। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान तैर रही थी। उन्होंने चश्मा उतारते हुए खुद से कहा, इस बार सुमित मना नहीं कर पाएगा, ये लड़की तो बिल्कुल शिवानी जैसी है। उसी समय सुमित सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। माँ, चाय बना दूं आपके लिए? सुमित ने सादगी से पूछा तो रुक्मणी जी मुस्कुराई। नहीं बेटा, चाय तो नौकरानी बना रही है, तू जरा यहाँ बैठ, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है। ये सुनकर सुमित ने थके हुए अंदाज में किताबें टेबल पर रखी और कुर्सी खींच कर बैठ गया। माँ प्लीज, फिर वही, उसने माथा चलाते हुए कहा तो रुक्मणी जी थोड़ी हल्के गुस्से में बोली, फिर वही क्या? तेरा भाई देख, समय से शादी हो गई, व्यापार संभाल लिया और अब देखो कैसे शिवानी ने घर को संभाल रखा है। मैं चाहती हूँ कि तू भी जीवन में स्थिर हो ताकि मेरी तरह से ऊंचा रख सके। तभी सुमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ शादी का मतलब सिर्फ दहेज, खानदान और शोहरत से नहीं होता। आपको याद है पापा कहते थे कि रिश्तों की नींव समझदारी और आत्मीयता पर रखनी चाहिए, ना कि पैसों पर। तेरे पापा बहुत सीधे थे बेटा, लेकिन मैं जानती हूँ आज की दुनिया कैसी है। प्यार वार की बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, शादी वो करो जहाँ घर का नाम ऊंचा हो। माँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी पसंद पहले से तय है। सुमित ने रुक्मणी जी की बात को बीच में काटते हुए कहा तो सुनते रुक्मणी जी की भवें तन गईं। क्या कह रहा है तू? कौन है वो लड़की और कौन लोग हैं उसके माँ बाप? उसका नाम दीक्षा है माँ, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ी थी और अब एक अच्छी कंपनी में नौकरी करती है। सुंदर है, समझदार है और मुझसे सच्चा प्रेम करती है। तभी रुक्मणी जी ने सख्त लहजे में कहा, खानदान कैसा है उसका? कितना पैसा है उसके घर में? क्या क्या दिया जाएगा तेरी शादी में? उसके पिता मजदूरी करते हैं और माँ घर पर सिलाई करती है, लेकिन उन्होंने दीक्षा को हर मुश्किल में पढ़ाया है, उसे आत्मनिर्भर बनाया है और यही तो असली गुण होते हैं माँ। ये सुनकर रुक्मणी जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने अखबार टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। तो तू ये कहना चाहता है कि मैंने जो सपने देखे हैं वो सब मिट्टी में मिला दूं? हमारे घर की बहू कपड़े सिलने वाली और मजदूरी करने वाले परिवार से होगी, क्या कहेंगे लोग शिवानी के सामने? तो तू उस दीक्षा को खड़ा करेगा? हाँ माँ, क्योंकि मैंने वो सब देखा है जो एक जीवन साथी में होना चाहिए। शिवानी भाभी जैसी लड़की मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। रुक्मणी जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बड़े भाई के लिए मैंने लड़की देखी तो क्या वो गलत थी? वो सुमित आत्मविश्वास से बोला, माँ मैं पैसे नहीं चाहता, मैं जीवन साथी चाहता हूँ। मुझे दीक्षा से प्यार है और मैं उसी से शादी करूंगा। इतना सुनते ही रुक्मणी जी ने चिल्लाकर कहा, अगर तू उस लड़की से शादी करेगा तो मेरे घर की चौखट पर पैर मत रखना। सुमित माँ की बात सुनकर सिर झुकाए चुपचाप उठ गया और बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे से रुक्मणी जी की आवाज गूंजती रही, एक बहू से घर रोशन हुआ था और अब तो अंधेरा लाने चला है। रुक्मणी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक सुमित उस लड़की को नहीं छोड़ता तब तक मेरा बेटा मेरे लिए मर गया है। उधर सुमित ने यह बात जब दीक्षा को बताई तो वो भी उदास रहने लगी थी। एक दिन दीक्षा की माँ राधिका जी ने पूछ ही लिया कि बेटा आजकल तो उदास लगती है, सब ठीक तो है ना? दीक्षा मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ सब ठीक है, बस ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड बढ़ गया है। राधिका जी ने बेटी के चेहरे पर थकी हुई रेखाएं पढ़ ली थी। बिटिया तू कुछ छुपा रही है माँ के सामने, क्या पर्दा बताओ ना बेटा, क्या बात है? तभी दीक्षा ने माँ का हाथ पकड़कर, मम्मी सुमित की माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, उन्हें कोई अमीर बहू चाहिए। दहेज वाली राधिका जी की आंखों में नमी आ गई। बेटा हमने तुझे हर हाल में पढ़ाया ताकि तू किसी काबिल बन सके, लेकिन समाज तो अभी भी वही दहेज देखता है। दीक्षा के पिता महेश जी वहीं दीवार से सिर टिकाए चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, दीक्षा बेटा सच्चा रिश्ता वही होता है जो संघर्ष में साथ दे। अगर सुमित तुमसे वाकई प्रेम करता है तो वो अपनी माँ को मना लेगा, नहीं तो बेटा तुम भी किसी से कम नहीं हो। दीक्षा की आंखों से आंसू लुढ़क आए, लेकिन चेहरा अभी भी शांत था। उसने कहा, मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहती पापा, पर मैं झुकना भी नहीं चाहती। उधर सुमित के बड़े भाई विजय ने सुमित के बदलते स्वभाव को महसूस किया। सुमित अब कमरे से कम ही बाहर निकलता था, खाने की मेज पर भी चुपचाप बैठा रहता। एक दिन दोपहर में
विजय उसके कमरे में गया और दरवाजा खटखटाते हुए बोला, सुमित क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ भैया अंदर आइए। सुमित मुझे ये बताया कि वो लड़की दीक्षा तुझसे सच्चा प्रेम करती है। सुमित की आंखों में चमक आ गई। भैया वो मेरी दुनिया है, अगर मैं उसके बिना जीने की सोचूं तो सब बेमानी लगता है। विजय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, चल ठीक है, कल तू मुझे उस लड़की से मिलवा, मैं भी देखना चाहता हूँ उस लड़की को जो मेरे शांत और सुलझे भाई की जान बन चुकी है। तो सुमित ने मुस्कुराकर हमें भर दी और अगले दिन अपने भाई को दीक्षा से मिलवाने के लिए गया। दीक्षा को देखते हुए विजय ने कहा, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा लेकिन तुम में कुछ अलग है, शायद तुम्हारी आंखों की ईमानदारी। तो दीक्षा ने कहा, भैया मैं सुमित से इसीलिए नहीं जुड़ी कि वो हैंडसम है या उसकी माँ अमीर है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे इज्जत दी। विजय प्रभावित हुआ, उन्होंने सुमित की ओर देखा और फिर दीक्षा से बोला, मैं तुम दोनों के साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि मम्मी को भी समझा सकूं। इधर जब ये बात रुक्मणी जी को पता चली तो वो विजय पर ही भड़क उठी। अच्छा, अब तुम भी मुझे नीचा दिखाने लगे हो, उस लड़की से मिल रहे हो जिसे मैं कभी इस घर की बहू नहीं बना सकती। तभी विजय शांति से रुक्मणी जी को समझाते हुए बोला, माँ मैंने किसी सीमा को उल्लंघन नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की को खुद देखें या सुने। रुक्मणी जी तेज सुर में बोल पड़ी, मैं आंखें बंद करके नहीं देखती बहुओं को, मैं देखती हूँ खानदान, पैसा, ओहदा, वो लड़की इन सब में कहीं नहीं दिखती। विजय चुपचाप खड़ा रहा, वो जानता था कि माँ को बदलना इतना आसान नहीं होगा। अब 2 सप्ताह तक घर में खामोशी पसरी रही। सुमित घर में रहते हुए भी कहीं और खोया रहता था, ना किसी से बात करता, ना भोजन की थाली को हाथ लगाता। रुक्मणी जी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, पर उनका स्वाभिमान उनके ऊपर हावी था। परंतु सुमित की चुप्पी ने उन्हें भी धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया था। एक सुबह जब सुमित पूजा के बाद कुछ कहे बिना ही कमरे की ओर जाने लगा तो रुक्मणी जी ने धीरे से आवाज दी, सुमित अगर तू इतना ही ठान चुका है तो ठीक है, पर पहले मैं उसके बाप से बात करूंगी। मुझे देखना है वो क्या सोचते हैं, कैसे लोग हैं। सब कुछ ठीक लगा तो बात आगे बढ़ेगी। सुमित ने धीरे से सर झुकाया और पहली बार कुछ राहत की सांस ली। थैंक यू माँ, आप यकीन मानिए आप निराश नहीं होंगी। अगले दिन दीक्षा के पिता महेश जी आ गए तो रुक्मणी जी ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, देखिए रिश्ते जोड़ने से पहले कुछ बातें साफ होनी चाहिए। महेश जी नम्रता से बोले, बिल्कुल जैसा आप ठीक समझे। तो रुक्मणी जी ने सीधा सवाल दाग दिया, आपकी हैसियत क्या है, कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तो महेश जी ने शांत स्वर में कहा, तनख्वाह तो 12,000 है, जो बेटी नौकरी कर रही है खुद काबिल है और हमने इज्जत से जीना सीखा है। ये सुनकर रुक्मणी जी ने कहा, देखिए शादी तो इज्जत की होती है, लेकिन जमाना अब दहेज और व्यवस्थाओं का भी है। हमें शादी उसी होटल में करनी है जहाँ मेरे बड़े बेटे की हुई थी। शादी में कम से कम 25 लाख खर्च होना चाहिए और कार भी तो देनी होगी ना। लड़की को आके मेरी बहू बनने जा रही है। सुनकर महेश जी का चेहरा उतर गया। देखिए बहन जी, हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, इतना खर्च करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन बेटी को हमने अच्छे संस्कार दिए हैं। तभी रुक्मणी जी कड़कड़ बोली, संस्कार से घर नहीं चलते। हमारी बड़ी बहू शिवानी को देखिए, गाड़ी, गहना, फर्नीचर सब कुछ लेकर आई थी। समाज में आज भी लोग उसकी मिसाल देते हैं। बातों बातों में रुक्मणी जी ने ताना भी मार दिया कि वैसे भी आजकल सब लड़कियां अपनी मर्जी से शादी करने को तैयार रहती हैं, पर माँ बाप को भी देखना चाहिए कि क्या वो बराबरी की बात कर रहे हैं। महेश जी ने अपना चश्मा उतारा, पसीना पोंछा और नम आंखों से उठ खड़े हुए, माफ़ कीजिएगा बहन जी, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता है कहकर महेश जी वहाँ से चले गए। तो उनके जाते ही सुमित सीढ़ियाँ उतरते हुए आया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने दरवाजे से ही पूछा, माँ आपने ऐसा क्यों किया? आज आपने एक ऐसे पिता का अपमान किया है जो ईमानदारी से जी रहा था। ये सुनकर रुक्मणी जी ने गुस्से से बोली, मैंने सच कहा है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर वो हमारे बराबरी के नहीं है तो मैं क्या करूँ? सुमित तुम आ गया। माँ, स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, और आपने ये तय कब कर लिया कि हाँ पैसा हमारी इंसानियत से ऊपर है? बहुत बोलने लगा है तू, अब मुझे सिखाएगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तभी बड़ी बहू शिवानी भी बीच में कूद पड़ी अपनी भूमिका अदा करने। माँ जी, सच कहूँ तो सुमित भैया ये शादी करेंगे तो समाज में हमारी बहुत बदनामी होगी। हर कोई पूछेगा क्या मिला शादी में। सही कहा बहू तूने, मुझे पहले ही अंदेशा था। तभी सुमित करारा जवाब देते हुए बोला, तो सुन लीजिए आप सभी, मैं शादी कर चुका हूँ। हमने 10 दिन पहले ही कोर्ट मैरिज कर ली है। मेरे और दीक्षा के अलावा किसी को इस बात की खबर नहीं है। पूरा घर जैसे बिजली का झटका सा खा गया। रुक्मणी चिल्लाकर बोली, क्या कहा तूने? बिना हमारी मर्जी के शादी कर ली? हाँ माँ, क्योंकि आपसे मर्जी की उम्मीद अब नहीं रही। आपने एक बेटे को तो दहेज के लिए बेचा था, पर मुझे नहीं बेच सकती। कहकर सुमित माँ के साथ शायद को घर छोड़कर चला गया। शाम हुई तो घर के बाहर चबूतरे पर बैठी कुछ महिलाएं फुसफुसा रही थी, अरे सुना क्या, सुमित बाबू ने माँ की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज, बिना बैंड बाजा, बिना जयमाला। ये भी कोई शादी होती है? हमेशा तो बड़ी बहू की तारीफ करती थी रुक्मणी, अब क्या कहेंगी?
रुक्मणी जी के चेहरे पर इन बातों का असर साफ झलक रहा था। चेहरा गुस्से से तमतमा गया। इज्जत, सम्मान, ये सब अब उनके लिए चोट बन चुके थे। तभी शिवानी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, माँ जी, आप पापा जी होते तो उन्हें कितने शर्म आती। सब हंस रहे हैं बाहर। अब तो दीक्षा घर की बहू बन ही गई है, लेकिन आप कुछ तो नहीं कर सकती ना। रुक्मणी जी ने शिवानी की बात को ध्यान से सुना और शाम को अपने बड़े बेटे विजय के घर आते ही रुक्मणी जी ने कहा कि अगर सुमित मुझसे जिद करेगा तो मैं भी अपनी चाल चलूंगी। समाज मेरी इज्जत पर उंगली उठाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी विजय हैरानी से बोला, मतलब क्या है माँ तुम्हारा? मतलब हम समाज को दिखाएंगे कि हमने ही शादी की है। हम उन्हें धूमधाम से बुलाएंगे। वो कोर्ट मैरिज सिर्फ एक दिखावा था, असली शादी अब होगी हमारी स्टेटस की तरह। तभी शिवानी मुस्कुराई, बहुत अच्छा आइडिया है माँ जी। लोग कहेंगे देखा कितना बड़ा आयोजन हुआ। उधर सुमित किराए के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था, मगर चेहरे पर एक संतोष था। कुछ दिन बाद रुक्मणी जी का फोन आया, कल घर आ जाना, शादी की तारीख तय कर दी है। ये सुनकर सुमित चौंक गया। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? कैसी बातें? क्या समाज को जवाब देना है? चुपचाप कल घर आ जाना। इतना कहकर रुक्मणी जी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुमित दीक्षा को लेकर जब अपने घर आया तो रुक्मणी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने तो कोर्ट मैरिज की थी, अब समाज को जवाब देने के लिए एक शानदार आयोजन करेंगे। ये सब हमारे मान सम्मान का सवाल है। रुक्मणी जी ने बात रखने के लिए कह दी तो दिया था, लेकिन उनकी आंखें अब भी दीक्षा को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। 2 दिन बाद शादी का प्रोग्राम संपन्न हुआ। जब दीक्षा बहू बनकर घर पहुंची तो पहले दिन ही रुक्मणी जी ने कहा, अब तो तू मेरी बहू है, इस घर की जिम्मेदारी समझ ले। काम में कोई टाल मटोल नहीं चलेगा। शिवानी, जो अब तक घर में हाथ भी नहीं हिलाती थी, मुस्कुराकर रसोई की ओर इशारा करते हुए बोली, दीक्षा, आज से रसोई भी आपकी हुई। वैसे भी माँ जी कहती हैं कि नई बहू को घर के काम आने चाहिए। दीक्षा चुपचाप मुस्कुरा दी। ठीक है दीदी, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं निभाऊंगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। अगले दिन ही रुक्मणी जी ने कहा, देखो दीक्षा, अब तुम इस घर की बहू हो, कोई ऑफिस की औरत नहीं। इसीलिए घर को देखो, सास को देखो और परिवार को देखो। तभी माँ का विरोध करते हुए सुमित ने कहा, माँ, दीक्षा की नौकरी उसकी पहचान है, हम इसे क्यों बंद करेंगे? रुक्मणी जी आवाज ऊंची करते हुए बोली, बस बहुत हो गई तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मनमानी। शादी कर दी, वही बहुत बड़ी बात समझो। और हाँ, पहचान घर की होती है और बहू बाहर निकलेगी तो कौन कहेगा कि हमारी इज्जत घर में रहती है। तभी बड़ी बहू में बीच में बोल पड़ी, हाँ माँ जी, मैं तो सब कुछ छोड़कर घर संभाल रही हूँ। क्या ये सब दीक्षा का कर्तव्य नहीं? अंत में दीक्षा ने अपनी नौकरी छोड़ दी। सुमित की आंखों में असहायता थी, क्योंकि रुक्मणी जी अब दीक्षा को आए दिन नए कामों में उलझा देती। सब्जी लाना, सफाई करना, कपड़ों को प्रेस करना। वो जानबूझकर नौकरानी को छुट्टी दे देती, जबकि बड़ी बहू शिवानी आराम से फोन पर गप्पे मारती रहती। दीक्षा ने एक दिन सुमित से कह दिया कि मैंने कभी घर के कामों से परहेज नहीं किया, लेकिन यहाँ तो ये जुल्म सा लगता है। सुमित थकी हुई आवाज में बोला, माँ को मैं समझा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे साथ हूँ। तो दीक्षा चुप हो गई, लेकिन भीतर ही भीतर वो टूटने लगी। अगले दिन सुबह दीक्षा रसोई में जाकर चाय बना ही रही थी कि तभी पीछे से रुक्मणी जी की आवाज आई, बहू, तुलसी को पानी दिया कि नहीं? और देखना दूध वाला आए तो माप के लेना, पिछली बार कब निकला था? तभी शिवानी बिस्तर से निकली। चलो अच्छा है, बिन बोले सब कुछ हो जा रहा है। रुक्मणी जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ, तू तो हमारी बड़ी बहू है, अब घर की जिम्मेदारी उसी की है। दीक्षा ने सब कुछ सुनते हुए चुपचाप सर झुका लिया। शाम को सुमित ऑफिस से थका हारा घर लौटा। दरवाजे पर कदम रखते ही देखा कि शिवानी पसीने से लथपथ रसोई में लगी है। कपड़े बदलने के बाद वो सीधा रसोई में पहुंचा। दीक्षा, तुम सारा काम अकेली कर रही हो? काम तो करना ही पड़ता है ना, जब कोई दूसरा नहीं करेगा तो मुझे तो करना ही होगा। यहाँ सब बड़े घरों की बेटियां जो आ बसी हैं। सुमित समझ गया कि उसकी पत्नी एक झूठी मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छुपा रही है। तो तुम शिवानी भाभी से भी बोलो ना कुछ करने के लिए। क्या बोलूं, वो तो ठीक से बात भी नहीं करती। नौकरानी के भी अलग नखरे हैं, कहती हैं 10 दिन नहीं आऊंगी। माँ जी ने तो कह दिया है कि अब घर संभालना तुम्हारा काम है, और शिवानी भाभी को कुछ कहती नहीं। सुमित की आंखों में गुस्सा उतर आया, लेकिन वो खुद को काबू में रखते हुए बोला, मैं माँ से बात करूंगा। अगली सुबह सुमित की अनुपस्थिति में रुक्मणी जी ने सब्जियों की बड़ी थैली दीक्षा के हाथ में थमाई और कहा, ये सब चीज बाजार से ले आना, और हाँ, हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दीक्षा ने झिझकते हुए कहा, मम्मी जी मैं बाद में जाऊंगी, अभी मैं। इतना सुनते ही रुक्मणी जी गुस्से से बोली, अब तू बहाने बनाएगी? शिवानी ने तो कभी कुछ नहीं कहा, और तू हर बात में देरी करती, कमजोर कहीं की। दीक्षा की आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शिवानी वहीं खड़ी चाय पी रही थी और तन कसते हुए बोली, अब मम्मी जी छोटे परिवार से है, संस्कार, मान मर्यादा, इज्जत की परवाह इन्हें थोड़ी ना होती है, तभी तो लड़का फंसा लिया इसने। माँ बाप को कोई इतराज नहीं, हमारे घर में तो बेटा बेटी दोनों को संस्कार सिखाए जाते हैं, ऊंच नीच सिखाई जाती है। रुक्मणी जी ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली, हाँ हाँ, सही कहा शिवानी तुमने। तभी दीक्षा बोल उठी, भाभी आप ना ज्यादा बोलिए, जुबान मेरे पास में भी है। कहते हुए दीक्षा ने सब्जियों का थैला उठाया और चुपचाप बाहर निकल गई। शाम को जब सुमित लौट कर आया तो उसने देखा कि दीक्षा बैठी बैठी रो रही है। क्या वो दीक्षा, मम्मी ने कुछ कहा है? अरे कहती कब नहीं है, हर दिन वही, हर दिन एक नया आरोप, नया ताना। भाभी तो जैसे खुश होती हैं जब मम्मी जी मुझे कुछ कहती हैं। तुम चिंता मत करो दीक्षा, मैं कल ही माँ से बात करूंगा। अब और नहीं, अगले दिन सुमित ने माँ से बात की। माँ
आप दीक्षा को तंग क्यों करती हैं? वो पूरे घर का काम करती है, फिर भी आप हर दिन ताने मिलते हैं उसे। शिवानी भाभी को आपने कभी कुछ नहीं कहा। ये सुनते रुक्मणी जी गुस्से से बोली, क्योंकि शिवानी मेरे लायक बहू है। दहेज लाई है, खानदान ऊंचा है उसका, और तू क्या लाया? गरीब बाप की बेटी। अब उसे रानी बनाकर रखूं क्या? सुमित कठोर स्वर में बोला, माँ आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी पत्नी को भी खो दूं? मैंने आपसे उम्मीद की थी कि आप दीक्षा को भी बेटी मानेंगी, लेकिन आप तो हर दिन उसे तोड़ रही हैं। तो जाना, उसके साथ निकल जाए इस घर से। उस रात सुमित ने कोई बहस नहीं की। सुबह होते ही दीक्षा ने कहा, दीक्षा अब मैं ये सब नहीं सह सकता। माँ से प्यार है पर उनके जुल्म और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम लोग अलग चलेंगे। दीक्षा हैरान होकर बोली, लेकिन क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ये सही होगा? तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सही है। बाकी सब पीछे रह गया। सुमित ने कपड़े समेटे, कुछ जरूरी सामान उठाया और चुपचाप बिना किसी झगड़े के दीक्षा के साथ घर से निकल गया। जब नौकरानी ने बताया कि सुमित और दीक्षा चले गए तो रुक्मणी जी की आंखों से जैसे बिजली निकल पड़ी हो। ये होता है जब बेटे को सर चढ़ा दिया जाए, तब माँ को ही सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं ये लोग। तभी मौके का फायदा उठाते हुए शिवानी ने भी वही किया जो उसे आता था, आग में घी डालना। माँ जी अच्छा हुआ, वैसे भी उस लड़के के रहते इस घर का माहौल बिगड़ ही रहा था। अब सुकून मिलेगा। रुक्मणी जी ने गहरी सांस ली, पर भीतर कहीं एक डर उठ गया कि क्या मैं अपने बेटे को हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। उधर सुमित ने दीक्षा से कहा, दीक्षा अपनी नौकरी फिर से शुरू करो। तुम्हारी काबिलियत सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, अब कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। तो दीक्षा ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है सुमित, जब माँ जी ने मुझसे नौकरी छुड़वाई थी तो मुझे लगा था जैसे मेरी पहचान ही छिन गई हो। अब अपनी वही पहचान फिर से वापस लाओ, सुमित ने कहा। तो दीक्षा ने अगले ही दिन अपनी पुरानी कंपनी में संपर्क किया, जहां उसकी वापसी खुले दिल से स्वीकार की गई। कुछ ही हफ्तों में दीक्षा फिर से एक सशक्त आत्मनिर्भर महिला की तरह काम पर लौट गई। इधर सुमित के चले जाने के बाद सुखमणी जी के घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। घर बड़ा तो था, लेकिन रिश्तों की गर्माहट गायब हो गई थी। शिवानी अब खुलकर रुक्मणी जी के सामने भी ताने मारने लगी थी। अब रुक्मणी जी की आंखें एक कोने में टंगी सुमित की तस्वीर पर टिक गई। क्या सच में मैं गलत थी? क्या उस लड़की को मौका देना चाहिए था? बेटे का मोह था जो बार बार उन्हें परेशान कर रहा था। अब उनकी हालत वैसी हो चुकी थी जैसे किसी बर्फ के टुकड़े पर बैठा कोई व्यक्ति, ऊपर से सख्त लेकिन अंदर से पिघलता हुआ। धीरे धीरे 2 साल ऐसे ही गुजर गए, पर इन 2 सालों में रुक्मणी जी ने अपने छोटे बेटे बहू से कोई मतलब नहीं रखा। सुमित अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था, तभी डॉक्टर ने आकर कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। दोनों माँ बेटे स्वस्थ हैं। ये सुनकर सुमित खुशी से झूम उठा। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो बचपन में नए खिलौने मिलने पर आती थी। वो तुरंत नर्स के साथ कमरे में पहुंचा जहां दीक्षा बेहोशी की हालत में थी और पास ही मासूम बच्चा नर्स की गोद में था। तभी सुमित कांपते हाथों से बच्चे को उठाते हुए बोला, मेरा बेटा ये मेरी जिंदगी है। उसने बच्चे की छोटी सी उंगली अपने हाथ में ली। अब तू आ गया है ना, तो सब बदल जाएगा, मेरी माँ भी शायद। इधर रुक्मणी जी अपने घर के मंदिर में दिया जला रही थी, तभी फोन की घंटी बजी तो सुमित का नाम स्क्रीन पर देखकर थोड़ी हैरान हो गई। फोन उठाकर सुमित खुशी से झूमते हुए बोला, माँ बधाई हो, तुम दादी बन गई हो, बेटा हुआ है और बिल्कुल आपके ऊपर गया है। फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। फिर रुक्मणी जी रुंधे स्वर में बोली, ठीक है, भगवान भला करे। तभी सुमित ने कहा, माँ आप नहीं आओगी? उसे देखने को आपका पोता है। माँ वो मैं बूढ़ी हो चली हूँ सुमित, मेरी दुनिया भगवान के नाम है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। लेकिन कहीं ना कहीं दीक्षा की आंखें अब समझ रही थीं कि उसने सुमित की आंखों में वो खालीपन देख लिया था। उन्होंने फिर भी नहीं आना चाहा। दीक्षा ने पूछा तो सुमित बोला, नहीं, शायद अभी वक्त नहीं आया है। तुम चलो, हम उस वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद इस बच्चे के लिए आगे बढ़ेंगे। कहते हुए सुमित ने बेटे को गोद में लिया और दीक्षा को लेकर घर आ गया। धीरे धीरे दोनों अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। लेकिन तभी एक दिन अचानक सुमित की बहन सुशीला उसके घर आई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। सुमित, एक बात कहनी है, माँ अब अकेली रह गई हैं। सुनकर सुमित और दीक्षा एक साथ चौंकते हुए बोले, क्या? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं पता? शिवानी भाभी और विजय भैया घर छोड़कर चले गए। मुझे पता था माँ के साथ ऐसा ही होगा, सुमित ने कहा। तो सुशीला ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि तुम्हारे जाने के बाद से ही शिवानी भाभी माँ के साथ बहुत दुर्व्यवहार करने लगी थी। वो हर बात में माँ से उलझने लगी। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि शिवानी ने घर छोड़ने की धमकी दे दी और भैया भी उनके साथ चले गए। दीक्षा की आंखें चौंक उठी। सुमित स्तब्ध था। 6 महीने तक माँ ने अकेले रहने की कोशिश की, पर अब अकेले रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं माँ को अपने साथ रखना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। कहती हैं लड़कियां पराई होती हैं। अब तुम दोनों ही कुछ करो। इधर रह रहकर रुक्मणी जी को सुमित का वो ताता याद आता। अपने एक बेटे को दहेज में बेचा था, मुझे नहीं बेच सकती। उन्हें वो अपमान भी याद आने लगा था जो उन्होंने दीक्षा के पिता के साथ किया था। रुक्मणी जी के मोहल्ले की औरतें अब उनसे वैसा बर्ताव नहीं करती जैसा पहले करती थी। एक दिन पड़ोसन कमला आंटी ने कह ही दिया, रुक्मणी बहन,
बहुएं तो भगवान का रूप होती हैं। आपने जब दीक्षा को अपनाने से मना किया था, हमने तो तभी सोच लिया था कि एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। रुक्मणी जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गेट के पास खड़ी रहीं और सुमित की यादों को पीती रहीं। अब वो वहाँ रह तो रही थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। अब वहाँ कोई बेटा नहीं था जो झूला झूलाता, कोई बहू नहीं थी जो पूजा करती, कोई बहस नहीं, कोई हल्की हंसी भी नहीं थी। अगले दिन सुमित दीक्षा अपने बेटे को लेकर रुक्मणी जी के पास पहुंचे। घर पूरा वीरान हो चुका था, दीवारें चुप थी, मंदिर में दिया बुझ चुका था और रसोई से धुएं की महक गायब थी। रुक्मणी जी खिड़की के पास बैठी थी, पहली बार इतनी चुप, इतनी सुनी। माँ, अब अकेले कब तक रहोगी? पीछे से सुमित ने कहा तो रुक्मणी जी की आंखें भर आईं। मैंने बहुत कुछ खो दिया है सुमित, शायद अब बहुत देर कर दी मैंने। तभी पीछे से दीक्षा बोल पड़ी, नहीं माँ, माँ जी, हमने आपके लिए दरवाजे कभी बंद नहीं किए, क्या अब भी मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? रुक्मणी जी ने दीक्षा की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो सुमित बेटे को गोद में लेते हुए बोला, हम तो कब से आपका इंतजार कर रहे थे माँ, चलिए, अब आपका पोता आपके बिना अधूरा है। उस रात रुक्मणी जी सुमित और दीक्षा के साथ उनके घर आ गई। प्रियांशु उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा, उनकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस अपनापन था। दीक्षा ने रुक्मणी जी को वही कमरा दिया जहां वो सास नहीं एक माँ बनकर रह सके। आज रुक्मणी जी को मन ही मन पछतावा हो रहा था। सोच रही थी कि जो दहेज वाली बहू ने नहीं किया वो इस बिना दहेज वाली बहू ने कर दिखाया। वो आई थी कार में बैठकर, दीक्षा आई थी ऑटो में। वो लाई थी गहने और गाड़ी, लेकिन इसने दी मुझे पोते की मुस्कान, बहू का सम्मान और बेटे का सच्चा साथ। इन दोनों ने मुझे माफ कर दिया, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सोचकर रुक्मणी जी की आंखों से आंसू बह निकले। तभी वहां दीक्षा आ गई। क्या हुआ माँ जी, कुछ दिक्कत है क्या? तो रुक्मणी जी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सुनकर दीक्षा मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपने जो किया वो आपकी समझ थी और जो मैं कर रही हूँ वो मेरी इंसानियत है। पर अभी आप इन सब बातों को भुलाकर खुशी खुशी आगे बढ़िए। इतना कहकर दीक्षा ने रुक्मणी जी के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, कभी कभी हम जिन्हें ठुकरा देते हैं वही सबसे बड़ी मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।